नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम लोग 10 रिवीजन क्लासेस पढ़ रहे हैं, जिनमें हम लोगों ने 4 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्लास नंबर 5 को पढ़ने वाले हैं। 5 नंबर की क्लास हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन साथियों मैं आप लोगों को बता दूं, जो 5 नंबर की क्लास हमारी है, ये उन 4 क्लासों से बिल्कुल अलग है। दोस्तों, आज के क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और उसके बाद इस क्लास के एंडिंग में यानी कि कुछ क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के भी आज नए हम लोगों ने ऐड किए। साथियों, यदि क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को आप लोग एक बार लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि आप चैनल पर नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इससे क्या होगा, आपको आगे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन जल्दी प्राप्त हो सके। साथियों, अगर आगे मैं बात करूं आप लोगों से, क्लास को आप लोगों को अंत तक देखना है, क्योंकि करंट अफेयर्स का कुछ सेशन भी हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। और करंट अफेयर्स का सेशन कैसा लगता है आप लोगों को, आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। यदि करंट अफेयर्स का सेशन अच्छा लगा तो हम लोग जरूर इसकी एक अलग से क्लास शुरुआत करने वाले हैं। तो दोस्तों, चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा तक की लंबवत दूरी है। दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन ने बोला एक वृत्त, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा, मैंने यहाँ पर पहले बना लिया है। एक वृत्त है, एक सर्किल, इसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। साथियों, तो आप सभी समझ सकते हैं कि त्रिज्या किसे कहते हैं। इसके केंद्र से लेकर तो इसके परिधि यानी कि इसके बाहर तक की इस लाइन को टच करने वाली लाइन क्या होती है, त्रिज्या। ये आर है दोस्तों, और यहाँ पर इस त्रिज्या की लंबाई बताया 6 सेंटीमीटर। साथियों, इसे हमें बताया गया 6 सेंटीमीटर, ये हमें बताया यहाँ पर 6 सेंटीमीटर। आगे क्या बोला क्वेश्चन ने, वृत्त के केंद्र ओ से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा तक की दूरी। दोस्तों, ये जो जीवा आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये वाली, इसकी लंबाई भी हमें कंफर्म हो चुकी है कि 8 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन ने बोला कि जीवा 8 सेंटीमीटर लंबी है, और इस जीवा से लेकर वृत्त के केंद्र से जीवा तक की दूरी आपको यहाँ पर, ये वाली दूरी आपको बताना है। साथियों, इस प्रकार से यदि आप लोग डायग्राम बना लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चन आप लोगों का बहुत सिंपल हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ साथियों कि जो जीवा थी ये वाली हमारी, वृत्त के केंद्र से जब हमने जीवा पर एक लाइन ड्रॉ की, तो इस लाइन ने जो जीवा की लंबाई है इसे 2 बराबर भागों में बांट दिया। यहाँ पर बस डायग्राम अगर आपने बना लिया तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। यानी यहाँ पर ये जो होगा ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, और ये वाली भी 4 सेंटीमीटर होगा। यानी 2 बराबर भागों में इसने बांट दिया इस लाइन ने, मतलब केंद्र से जीवा तक की दूरी जो इसने बराबर 2 भागों में बांट दिया। अब आगे हम बात करें तो साथियों, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज हमारा बन चुका है। ये वाला एक समकोण त्रिभुज हमारा बन चुका है, जिसमें पाइथागोरस प्रमेय हम लोग यूज करने वाले हैं। ये साथियों, ये वाली भुजा 4 है, तो 90 डिग्री जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है। मतलब इस समकोण त्रिभुज का कर्ण हम लोगों को मालूम है कितना होगा, 6 सेंटीमीटर होगा। और उसके बाद कर्ण के सामने लंब साथियों हमें नहीं दिया, तो लंब बराबर हो जाएगा यहाँ पर x मान लेते हैं हम लोग, लंब बराबर x मान लेते हैं। और यहाँ पर जो आधार दिया इस समकोण त्रिभुज का हमने निकाल लिया कि जो इस समकोण त्रिभुज का आधार यानी कि जो बेस है वो होगा 4 सेंटीमीटर। अब साथियों हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर होगा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो साथियों, आप लोगों को जो जो वैल्यू यहाँ पर गिवन हो चुकी हैं, आप आराम से उसे यूज कर सकते हैं। जैसे कर्ण का वर्ग, तो कर्ण हमें दिया 6, हम लोग करेंगे 6 का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जो हमें नहीं दिया, x माना था, तो x का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग, यानी साथियों हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं 4 का स्क्वायर। साथियों, यहाँ पर x स्क्वायर का वैल्यू चाहिए तो इसे यहीं रखते हैं, और 4 का वर्ग होता है 16, 4 स्क्वायर इक्वल टू 16 यानी 16, प्लस का यहाँ 16 बनेगा, और यहाँ पर बनेगा 6 का स्क्वायर 36। आपको चाहिए एक्स स्क्वायर का वैल्यू, तो यहाँ पर क्या करोगे, 36 की साइड 16 को उठाकर लेकर आओगे, तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा। यानी साथियों x का बराबर लाना है, पहले हम इसे माइनस कर लेते हैं, यहाँ पर बचेगा 20, और ये जो स्क्वायर हटेगा x का, तो यहाँ पर लगेगा रूट, और यहाँ पर रूट यानी x इक्वल टू, अब इसको रूट के अंदर क्या लिख सकते हैं, 20 को 4 मल्टीप्लाई 5 यहाँ पर लिखा जा सकता है साथियों। और 4 का मतलब होता है 4, रूट 4 से बाहर आएगा 2, और रूट 5 से कुछ भी बाहर नहीं आएगा, तो 2 रूट 5 सेंटीमीटर यहाँ पर साथियों
x का वैल्यू बना हमारा, और x बराबर क्या था हमारा, केंद्र से जो हमने जीवा तक जो दूरी थी इसकी जो लंबाई आई है 2√5, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट उत्तर होगा। तो साथियों एक बार सभी क्लास को लाइक कर दें और शेयर कर दें। बहुत ही अच्छे इससे भी बेहतर एडवांस मैथ को हम लोग ज़्यादा कवर करना चाह रहे हैं साथियों, क्योंकि एडवांस मैथ बहुत ज़्यादा एग्जाम के अंदर आता है। साथियों बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, राज ने 10% साधारण ब्याज पर 5,000 रुपये का ऋण लिया और उस धनराशि को 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर अन्य व्यक्ति को दे दिया। 2 वर्ष के बाद उसे कितने रुपए का लाभ होगा। तो साथियों इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप लोगों को निकालना होगा 2 वर्ष का साधारण ब्याज। 2 वर्ष का साधारण ब्याज कैसे निकालोगे प्यारे साथियों, तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, 5,000 का डायरेक्ट निकाल देना है। 1 साल 10% लगता है साधारण ब्याज, तो 2 साल का कितना साधारण ब्याज बनेगा, मूलधन का 20%, यानी डायरेक्ट निकल कर आएगा साथियों 1,000 रुपया। 1,000 रुपया आपके सामने निकल कर आएंगे। अब आपको और क्या निकालना है, अब आप लोगों को इसी राशि का 2 वर्ष का आप लोगों को निकालना है दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज तो कैसे निकालोगे, आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। 5,000 का पहले साल जो चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा वो मूलधन पर 15% लगेगा, तो मूलधन का 15/100 करोगे साथियों, तो पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 750 बनेगा। आगे यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है दूसरे साल फिर 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है। दूसरे साल आपका जो निकलेगा वो 5,000 का नहीं निकलेगा दोस्तों, 750 तो होगा ही, और 750 का फिर निकालोगे 15/100। तो प्यारे साथियों यहाँ पर 1 0 से 1 0 कटता है, बटे में 1 0 बचता है, तो यहाँ पर 15×5 75 कैरी आया, 7 15 7 105 यानी 112, बटे में 0 है तो 112.5 बनेगा साथियों, और यहाँ पर जोड़ोगे 750 को, तो आपका जो निकल कर आएगा 750 में आपको जोड़ना है 750.0 में 112.5, यहाँ पर जो जुड़ेगा साथियों यहाँ बनेगा 0.5, यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर आएगा 6 और यहाँ 862.5। तो यहाँ पर पहले साल 750 लगा, दूसरे साल 862.5 लगा, तो कुल कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग निकाल लेंगे 750.0 में जोड़ना है साथियों 862.5। यहाँ जब इनको जोड़ोगे तो 5 बनेगा, यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर आएगा कैरी 1 और यहाँ पर 16। साथियों कुल कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा 2 साल का 1612.5, और कुल साधारण ब्याज था साथियों 1,000 रुपया। तो उस आदमी को लाभ कितना हुआ, तो आपको घटा देना है 1612.5 में से 1,000 रुपया। तो जो साथियों लाभ होगा वो होगा यहाँ पर 612.5, 612.5 इस क्वेश्चन का राइट उत्तर होगा। साथियों चीज़ें आसान है, आसान तरीके से सोल्व हो भी सकती हैं, बस ज़रूरत है थोड़ी सी मेहनत की। तो साथियों CI और SI दोनों को मिलाकर एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, डेफिनेटली CI SI से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। बढ़ते प्यारे दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है आपके सामने, नीचे दी गई जानकारी के आधार पर सवालों के जवाब दीजिए। यदि प्लस है गुणा, माइनस है प्लस, गुणा है भाग तथा भाग है माइनस, तो 3 गुणा 2 + 4 माइनस 2 भागित 9 बराबर क्या होगा। प्यारे साथियों बहुत आसान क्वेश्चन है, सबको उत्तर देना है, तो सभी जल्दी से उत्तर दीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या बताया कि प्लस का मतलब क्या है साथियों, प्लस है गुणा और माइनस है प्लस। दोस्तों यहाँ पर बताया कि माइनस जो है वो प्लस होगा और गुणा जो होगा उसके स्थान पर हम लोग भाग का यूज़ करेंगे, और जहाँ पर भाग का यूज़ हुआ है वहाँ पर हमें माइनस लगाना है। बस इस प्रकार आप लोगों को क्या करना है प्यारे दोस्तों, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देना। जैसे लिखा 3, अब यहाँ गुणा के स्थान पर आपको क्या लगाना है, तो गुणा का मतलब इसने बताया है भाग, तो 3 भागित 2। अब आगे है प्लस प्यारे दोस्तों, प्लस का अर्थ यहाँ बताया गुणा, तो गुणा लिखेंगे, फिर लिखा है 4, फिर लिखा है माइनस, तो माइनस की जगह हम लोग प्लस यूज़ करेंगे क्योंकि क्वेश्चन ने हमें बोला है।
और प्लस करेंगे 4k ब्लॉक 2। यहाँ पर आगे डिवाइड लगा है प्यारे दोस्तों, और भाग का मतलब आपको क्या बताया, माइनस, तो माइनस यूज करोगे 9 और बराबर इसे आप सोल्व कर दोगे, जो भी आपका उत्तर होगा वही आपका फाइनल आंसर है। इसे कैसे सोल्व करोगे प्यारे साथियों, तो आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा, आप लोगों को इसके लिए वी बोर्ड मास यूज करना होगा। यानी सबसे पहले आपको 3 में 2 का भाग देना है, फिर करना है गुणा 4 और प्लस 2 माइनस 9 बराबर, जो भी आएगा वही आपका उत्तर होगा। तो प्यारे साथियों यहाँ 2 से ये 4 कैंसिल आउट हो रहा है, 2 2 जा 4, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई 2 से करूँगा 6 बनेगा, 6 प्लस 2 माइनस 9 इक्वल टू जो भी आएगा वही आपका उत्तर होगा। तो यहाँ पर 6 2 8 आगे जोड़ेंगे साथियों, 8 माइनस 9 करेंगे, माइनस का 9 यानी बड़ी संख्या माइनस की है, तो 9 में से 8 गया 1 बचेगा, लेकिन साथियों माइनस का 1, -1 आपका उत्तर आएगा, -1 ऑप्शन नंबर ए को देखिए। साथियों आप लोगों को बस यही एग्जाम के अंदर ध्यान रखना है, चीज़ें आसान है लेकिन आपको ध्यान ये रखना है, जैसे अभी हमारा आंसर नेगेटिव था, बहुत सारे मेरे भोले वाले साथी क्या करते हैं, पॉजिटिव आंसर लगा के आ जाते हैं। साथियों क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उत्तर देना है। साथियों एक बार क्लास को सभी शेयर करें, उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में वर्गों की अधिकतम संख्या क्या है। मेरे प्यारे दोस्तों मैं आज आप लोगों को वर्ग गिनना बहुत बढ़िया तरीके से बताऊंगा, वर्ग किस प्रकार से गिने जाते हैं। तो आप सभी करने की पहले कोशिश करें साथियों, जब भी इस प्रकार का डायग्राम हो उसके अंदर कितने भी रो हो और कितने भी कॉलम हो, साथियों आप आराम से वर्ग काउंट करना सीख जाओगे। इस प्रकार की आकृति में करना क्या है साथियों, आप लोगों को इसमें पंक्ति भी गिन लेना है और कॉलम भी गिन लेना है, रो और कॉलम दोनों को गिन लेना। जैसे इधर की साइड 1 2 3, अब क्या करना प्यारे साथियों, इधर वाले जो है ये भी काउंट करना 1 2 3। तो साथियों यहाँ पर चाहे वो बराबर हो चाहे बराबर ना हो, आपको रो और कॉलम दोनों को गिनना है। वो करना क्या है, बड़े नंबर का गुणा बड़े नंबर से, जैसे 3 का गुणा करोगे 3 से तो यहाँ पर बनेगा 9। फिर आपको क्या करना प्यारे साथियों, फिर छोटे नंबर का गुणा उससे छोटे नंबर से। अब यहाँ 2 का गुणा करोगे 2 से तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर 4 बनेगा। यहाँ बचे हुआ नंबर 1 है और 1 का गुणा करोगे 1 से, तो यहाँ पर प्यारे दोस्तों बनेगा 1 गुणा 1 बराबर 1। अब आप लोगों को सबको जोड़ लेना, इन सबका योग ही आपका उत्तर है। 9 4 13 और 1 होगा 14। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर जो इसका फाइनल उत्तर बनेगा वो बनेगा 14। 14 इसमें टोटल वर्ग होंगे। तो आप लोगों को मैं बता दूं साथियों, चीज़ें आप लोगों को कंसेप्ट से आनी चाहिए। अगर आप एग्ज़ाम के अंदर वर्ग गिनने लगोगे साथियों तो आप लोगों का काफ़ी समय खर्च हो जाएगा और हो सकता है कि आपका फिर भी आंसर सही ना आए। तो साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो भी मेरा साथी इसका उत्तर देगा माना जाएगा कि पढ़ाई कर रहा है। साथियों बहुत अच्छे लेवल का प्रश्न है, बस ध्यानपूर्वक मेरे साथ आपको समझना है और इसको ध्यान से देखना पूरे प्रश्न को, क्योंकि आपको तभी समझ में आएगा जब ध्यानपूर्वक इसे देखोगे। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और पिछली दूरी के आधे हिस्से को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। पूरी यात्रा में व्यक्ति की औसत गति ज्ञात कीजिए। प्यारे साथियों यहाँ पर औसत गति तो निकालना बहुत आसान है, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाकर हमसे पूछा गया। माना कि मैं यहाँ समझता हूँ कि ये जो कुल दूरी है, कुल दूरी मान लो x है। साथियों कुल दूरी यहाँ पर कहा जा रहा है, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और पिछली दूरी के आधे हिस्से को, मतलब साथियों आधा हिस्सा तो वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे से आधा हिस्सा, ये पूरी दूरी x किलोमीटर है साथियों, इसका आधा कितना होगा x/2। इसकी जो स्पीड बताइए उसे तो वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करता है। आगे क्या बोला गया, पिछली दूरी का आधा हिस्सा। तो साथियों ये जो दूरी बची इसका आधा हिस्सा क्या होगा x/2। आधे आधे दो हिस्सों में अगर इस दूरी को बांटा जाए तो x/2 और x/2। अब यहाँ क्वेश्चन ने बोला आधे हिस्से की
पिछली दूरी का आधा हिस्सा, तो पिछली दूरी थी साथियों हमारा x/2 और इसका भी आधा कितना बनेगा 1/2। यहाँ पर साथियों x/4 बनेगा और इस x/4 हिस्से को कहा जा रहा है, इसकी जो चाल है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ पर इस 40 किलोमीटर प्रति घंटे से इसे तय किया जाता है। अब कहा जा रहा पूरी यात्रा में औसत गति बताओ। तो साथियों जब अलग अलग दूरी आपके पास हो और अलग अलग चाल आपके पास हो, आपको लाना हो औसत चाल। औसत चाल बराबर साथियों क्या करना होगा, कुल दूरी बटे कुल समय। तो साथियों औसत चाल निकालने के लिए कुल दूरी बटे कुल समय हमें करना होगा। तो हमारे पास यहाँ पर कुल दूरी तो हम आराम से निकाल सकते हैं। कुल दूरी कितनी तय की गई, तो शुरू में x/2 किलोमीटर तय की गई, फिर प्लस आधी दूरी का भी आधा हिस्सा तय किया था यानी x/4। इसको जोड़ लेना तो कुल दूरी आपके पास निकल कर आएगा, एलसीएम 4 होगा। यहाँ पर 2x बनेगा साथियों प्लस 4 का 4 यानी 1x, यानी कि कितना बनेगा 3x/4। तो ये तो कुल दूरी आ गई साथियों। अब हमें लाना है कुल समय। कुल समय तो आप कैसे लेकर आओगे प्यारे दोस्तों, समझना। समय का फॉर्मूला आप लोगों को समझ में आना चाहिए। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल, तो इस वाली दूरी का समय क्या होगा, दूरी थी x/2 और चाल है प्यारे दोस्तों 20 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर दूसरा समय क्या होगा हमारा, दूरी कितनी है x/4 और उसकी जो चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। प्यारे साथियों कुल समय कैसे निकाल पाओगे, तो कुल समय बराबर आएगा आपका यहाँ पर 2 का गुणा 20 से करोगे तो x/20 दूनी 40 और प्लस 4 का गुणा 4 से करोगे तो x/160। यहाँ पर आपका निकल कर आएगा कुल समय। साथियों कुल समय हम लोग यहाँ पर निकाल रहे हैं। कुल समय बराबर जो होगा 160 एलसीएम होगा। अब इसका भाग इसमें लगाओगे, 4 बार जाएगा ऊपर 4x बनेगा प्लस यहाँ पर 1x आएगा। यहाँ पर टोटल बनेगा 5x/160। 5 से डिवाइड करोगे 5 3 15 5 दूनी 10 यानी x/32 कुल समय लगा यहाँ पर। तो अब आप लोग आराम से निकाल सकते हो औसत चाल। औसत चाल तो प्यारे साथियों इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुल दूरी लिखना पड़ेगा 3x बटे कुल 4 बटे में कुल समय कितना है प्यारे दोस्तों x/32। बस इसे सोल्व करना है। जब 4 डिवाइड होते हैं तो साथियों ये पलट जाएंगे। 3x/4 तो ऐसा ही रहेगा, पलट जाएगा 32 बटे हो जाएगा x। x से x कटेगा, 8 4 8 ही होता है 32 और 8 3 होता है 24। 24 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पर निकल कर आएगा प्यारे दोस्तों औसत चाल। तो साथियों जो ओरिजिनल क्वेश्चन होता है ना तो इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक होती है, ना शॉर्ट मेथड होती है, ना फॉर्मूले होते हैं। इसमें फिर साथियों आप लोगों को ओरिजिनल कंसेप्ट यूज़ करना पड़ते हैं। तो आप लोग इसको 2 बार देखिएगा 3 बार देखिएगा साथियों, लेकिन इस प्रकार के प्रश्न को जरूर सीख के जाइएगा क्योंकि ये प्रश्न कहीं ना कहीं एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं। बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर था साथियों 24 किलोमीटर प्रति घंटा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों 6:25 PM पर घंटे और मिनट की सुइयों के बीच न्यून कोण ज्ञात करना है। साथियों बहुत सिंपल क्वेश्चन है, घड़ी का क्वेश्चन है। रीजनिंग के अंदर ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। 6:25 पर शाम को घंटे और मिनट की सुई के बीच न्यून कोण यानी कि आपको बताना है। तो साथियों मैं डायरेक्ट इसका आप लोगों को फॉर्मूला बता देता हूं कि थीटा बराबर होता है 30 गुणा h। 30 गुणा h माइनस करोगे साथियों 11/2 गुणा m। आपको करना क्या है साथियों, जब भी आपसे घंटे और मिनट के बीच की सुइयों के बीच का कोण पूछता है साथियों,
यूज करना होगा। फॉर्मूला सिंपल है साथियों, थीटा बराबर 30 गुणा h माइनस 11/2 गुणा m। आपको क्या करना होगा साथियों, थीटा यानी वो एंगल तो आपको पता करना है। 30 गुणा घंटे कितने हैं साथियों, तो 6 घंटे का मतलब माइनस 11/2 गुणा m की जगह मिनट कितने हो रहे हैं साथियों, m फॉर मिनट रखोगे आप 25। यहाँ पर आप लोग पहले मल्टीप्लाई करोगे, 25 से कम 25 कैरी 2, 25 से कम 25 और 2 होता है 27 बटे में 2 है साथियों, तो 2 से इसे डिवाइड कर लोगे। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 7 14, 0.25 10। तो साथियों थीटा बराबर क्या होगा, 30 का गुणा 6 से करोगे, 3 छंग 18, 180 माइनस करोगे साथियों 137.5। तो यहाँ पर जो आपका बनेगा, यहाँ पर हम लोग आराम से माइनस कर सकते हैं। 180.0 में से आपको माइनस करना होगा 137.5। तो यहाँ 10 में से 5 गया 5 बचा, 9 में 7 गया 2 बचा, यहाँ पर 7 में 3 गया 4 बचा और ये 0। इस प्रकार साथियों यहाँ पर हमारा जो उत्तर आएगा थीटा बराबर 42.5 डिग्री। दोनों सुइयों के बीच जो कोण होगा साथियों 42.5 डिग्री होगा। यहाँ 2 ऑप्शन और गायब हो चुके हैं साथियों, तो चिंता नहीं करना, आपका राइट आंसर होगा 42.5 डिग्री। तो जब भी आप लोगों को दोनों सुइयों के बीच का कोण निकालना है साथियों, थीटा बराबर 30 गुणा h माइनस 11/2 गुणा m यूज करना होगा। बढ़ते प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बहुत इजी, बहुत सिंपल और इम्पोर्टेंट। साथियों कहा जा रहा है युग्म चुने जिनकी संख्याएं दिए गए युग्म की भांति आपस से संबंधित हो। मतलब साथियों इसका ये हुआ, 4 ऑप्शनों में ऐसा ऑप्शन आप लोगों को चुनना होगा जो यहाँ पर 19 और 361 के बीच में जो संबंध है, ऐसा ही संबंध यहाँ पर आना चाहिए 2 नंबर्स के बीच। तो साथियों 19 का 361 के संबंध क्या है, तो 19 का वर्ग यदि हम करते हैं तो 361 बनते हैं। तो साथियों ऐसा ऑप्शन क्या हो सकता है, क्या ये सी वाला होगा, तो 9 का वर्ग करना है साथियों। यहाँ पर क्यूब 27 है तो ये तो नहीं होगा। 9 का वर्ग होता है 81 जो हमें नहीं दिया। 12 का वर्ग 144 होता है, ये भी नहीं होगा। 15 का वर्ग 225 होता है, ये भी नहीं होगा। 13 का स्क्वायर साथियों 169, यानी कि यहाँ पर 13 आएगा और इसका वर्ग करेंगे तो क्या होगा 169। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट उत्तर होगा। तो प्यारे साथियों आप लोगों को सभी तरह से चीजें स्ट्रॉन्ग करके रखना है। आगे बढ़ता हूं मैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, एडवांस मैथ से प्यारे दोस्तों, ध्यान पूर्वक समझना, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक आयताकार मैदान की लंबाई 125 मीटर और चौड़ाई 75 मीटर है। मैदान के बीच में लंबाई के समांतर 3 मीटर चौड़ी पैदल पट्टी है। पैदल पट्टी के बिना मैदान का क्षेत्रफल क्या है। प्यारे साथियों आपको पहले मैं एक आयत बनाता हूँ। एक आयताकार मैदान है ये, और यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या क्या बताया समझते हैं। 125 मीटर लंबाई है इसकी और 75 मीटर चौड़ाई है। मतलब साथियों इस आयत की लंबाई 125 मीटर है, चौड़ाई यहाँ पर 75 मीटर है, 75 मीटर इसकी चौड़ाई है। मैदान के बीच में लंबाई के समांतर, लंबाई के समांतर का मतलब होता है साथियों ये जो बीचों बीच लंबाई के समांतर 3 मीटर चौड़ी एक पट्टी है। इस प्रकार की एक पट्टी है साथियों 3 मीटर चौड़ी, इसकी जो लंबाई बताई 3 मीटर बताइए प्यारे दोस्तों। यहाँ पर कहा जा रहा है पैदल पट्टी के बिना मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। तो प्यारे साथियों बहुत आसान है, मतलब जो ये जगह दिखाई दे रही है आप लोगों को, इसका एरिया बताना, ये क्षेत्रफल बताना। तो इसका एरिया कब आएगा साथियों, पहले तो हम लोग निकालेंगे मैदान का क्षेत्रफल। तो प्यारे दोस्तों मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी मैदान कैसा है, आयताकार है और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। 125 का गुणा आपको करना होगा 175 से। और आगे अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो चौड़ी पट्टी है, इस पट्टी का क्षेत्रफल आपको निकालना होगा। पट्टी का क्षेत्रफल क्या होगा, तो साथियों पट्टी की जो लंबाई होगी वो तो मैदान की लंबाई के बराबर है यानी 125, और पट्टी की जो चौड़ाई है प्यारे दोस्तों 3 मीटर है। इस प्रकार पट्टी का क्षेत्रफल यानी चौड़ाई रखोगे 3 तो पट्टी का क्षेत्रफल आ जाएगा।
अब आप लोगों को क्या करना है प्यारे दोस्तों, मैदान के कुल क्षेत्रफल में से पट्टी का क्षेत्रफल माइनस करना है। इससे आपके पास क्या बचेगा, शेष भाग का क्षेत्रफल। शेष भाग का क्षेत्रफल आपका डायरेक्ट उत्तर निकल कर आएगा। जब आप लोग यहाँ पर क्या करोगे, 125 का गुणा 75 से करोगे तो 9375 निकल कर आएगा, माइनस 125 का मल्टीप्लाई 3 से हम कर सकते हैं, 3 5 15 और 3 दूनी 6 और 1 7 बनेगा और 3 कम 3, 375। अब जो बचेगा साथियों वो आएगा पट्टी को छोड़कर ये शेष भाग का क्षेत्रफल। शेष भाग का क्षेत्रफल, तो साथियों इसके लिए आपको माइनस कर देना 0, 7 में 7 गया 0, 3 में 3 गया 0, 9 में से जाने के लिए कुछ भी नहीं, तो 9000 मीटर वर्ग यहाँ पर हमारे पास शेष भाग का क्षेत्रफल बच गया। शेष भाग का क्षेत्रफल 9000 मीटर वर्ग हमारे पास निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर होगा। तो प्यारे साथियों इस प्रकार से एडवांस मैथ हम लोग कर सकते हैं। बस एडवांस मैथ के लिए आप लोगों को कहीं ना कहीं छोटे छोटे कंसेप्ट, छोटे छोटे फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। साथियों बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो प्यारे साथियों आज की इस क्लास में मैथ रीजनिंग हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। उसके बाद आगे हम लोग करंट अफेयर्स पर थोड़ी सी बात करने वाले साथियों। तो आप लोगों को मुझे फीडबैक देना है, कमेंट्स करना है साथियों कि ये करंट अफेयर्स आपको कैसा लगता है। प्यारे साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक एक प्रश्न का हम लोग निचोड़ समझेंगे, उसकी डिटेल समझेंगे और सारी चीज़ें बहुत बेसिक से हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो प्यारे दोस्तों आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को लास्ट में बताना होगा कि ये करंट अफेयर्स का सेशन कैसा लगता है, क्योंकि आज की इस क्लास में हमने इसे ऐड किया है। साथियों यहाँ पर पहला क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का, हर साल विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है। साथियों विश्व धरोहर दिवस हाल ही में मनाया गया, तो आप लोगों से पूछा जाए कि विश्व धरोहर दिवस हर साल कब मनाया जाता है साथियों, तो इसका जो राइट उत्तर होगा वो होगा साथियों 18 अप्रैल। हाल ही में 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया गया साथियों, तो आपको ये याद रखना है। अब चलते हैं इससे और क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें साथियों आपको याद रखना है कि ये मनाया क्यों जाता है, विश्व धरोहर दिवस मनाया क्यों जाता है साथियों। तो याद रखना 18 अप्रैल को हर साल मनाया जाने का कारण क्या है, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के बचाव और संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है साथियों। तो आपको यहाँ से ये भी याद रखना है इसे मनाया जाने का कारण। आगे आपको क्या याद रखना है साथियों, विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए स्थल या स्थान या स्मारक क्षेत्र हैं साथियों। विश्व धरोहर स्थल क्या होते हैं, विश्व धरोहर स्थल होते हैं जो स्थान विश्व धरोहर की सूची में कोई स्थान को ऐड किया जाता है, या फिर कोई स्मारक हो सकता है, या फिर क्षेत्र हो सकता है। आगे बात करें साथियों, इंपॉर्टेंट डाटा जो आप लोगों को बताया जा रहा है कि विश्व में कुल 1121 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। याद रखना साथियों कि यूनेस्को की जो सूची है उसके अंदर विश्व में टोटल कितने स्थल हैं, तो 1121 प्यारे दोस्तों, जिसमें से इंडिया के आपको याद रखना 38 यूनेस्को स्थल को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया जा चुका है। तो ये विश्व का आंकड़ा और भारत का आंकड़ा आपको याद रखना है अच्छे से। साथियों बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में चार्ल्स चक गेस्के की 81 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई है, वह के सह संस्थापक थे। साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, चार्ल्स चक गेस्के, इनके बारे में पूछा जा सकता है साथियों। इनका हाल ही में निधन हो चुका है, 80 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है साथियों। तो याद रखना ये सह संस्थापक थे, याद रखना साथियों एडोब के सह संस्थापक थे साथियों, एडोब कंपनी के, एडोब इसका राइट उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, एडोब का नाम तो आप सभी ने सुना होगा साथियों। जैसे एडोब एक कंपनी का नाम है, आप लोगों ने नाम सुना होगा पीडीएफ का। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को हम लोग मोबाइल
या फिर कंप्यूटर में या लैपटॉप में साथियों क्या करते हैं, पीडीएफ के रूप में आप लोगों ने डॉक्यूमेंट को देखा होगा। तो याद रखना जो साथियों इन्होंने क्या किया था, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट पीडीएफ तकनीक का विकास करने में भी मदद की थी। जो पीडीएफ होता है साथियों, हम जो डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं पीडीएफ, उसके निर्माण में भी क्या इन्होंने सहायता मदद की थी साथियों। आगे अगर बात करें 1982 में साथियों जॉन वर्नोक के साथ मिलकर सॉफ्टवेयर कंपनी एडोब की स्थापना की। साथियों इन्होंने क्या किया था, ये जो एडोब एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, तो सॉफ्टवेयर कंपनी इसके संस्थापक तो साथियों वर्नोक याद रखना है, लेकिन जिनका हाल ही में निधन हुआ है साथियों, ये क्या है, इनके सह संस्थापक थे, मतलब साथ में मिलकर इन्होंने 1982 में इस कंपनी की स्थापना में अपना सहयोग दिया था। अब साथियों कुछ एडोब के बारे में कुछ फैक्ट्स हम लोग समझ लेते हैं कि एडोब क्या है। तो साथियों याद रखना एडोब एक अमेरिकी सॉफ्टवेयर कंपनी है। एडोब एक अमेरिकी सॉफ्टवेयर कंपनी है। इसका जो मुख्यालय है साथियों, ये याद रखना कि एडोब का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय है साथियों सैन जोस कैलिफोर्निया। सैन जोस कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है, जो अमेरिका में पड़ता है साथियों। आगे बढ़ते हैं। शांतनु नारायण एडोब के वर्तमान सीईओ हैं। साथियों वर्तमान में अगर पूछा जाए एग्जाम के अंदर एडोब के सीईओ कौन है, तो शांतनु नारायण आपको याद रखना है। अब कुछ और ऑप्शन जो थे हमारे साथियों, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, तो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक आपको याद रखना है जेफ बेजोस एवं पॉल एलन। ये आपको याद रखना साथियों कि माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है, तो जो जेफ बेजोस एवं पॉल एलन, इनका नाम याद रखना है। इसी प्रकार गूगल जो ऑप्शन में था हमारा, गूगल के संस्थापक भी आपको याद होने चाहिए, लेरी पेज गूगल के संस्थापक थे साथियों। और फेसबुक के संस्थापक कौन थे साथियों, तो मार्क जुकरबर्ग, जिनका नाम आपको भली भांति याद होगा। तो इस प्रकार इस प्रश्न से आपको इतना याद रखना है। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है, वह भारत के प्रधानमंत्री थे। साथियों चंद्रशेखर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, चंद्रशेखर, जिनको भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही में क्या दिया है, श्रद्धांजलि दिया है साथियों। तो भारत के वो 8वें नंबर के प्रधानमंत्री थे। इसका जो राइट उत्तर होगा साथियों सी वाला ऑप्शन होगा, भारत के 8वें प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था चंद्रशेखर। तो राष्ट्र ने चंद्रशेखर को उनकी 94वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। साथियों एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की जयंती जो मनाई गई वो कौन से नंबर की थी, तो 94 आपको याद रखना प्यारे साथियों। आगे अगर हम बात करें, चंद्रशेखर सिंह 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 के बीच भारत के 8वें प्रधानमंत्री थे। साथियों इनका कार्यकाल भी आपको याद रखना है। इनका कार्यकाल है साथियों 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991। आगे अगर बात करें कि जो चंद्रशेखर थे साथियों, इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 19 अप्रैल 1927। 19 अप्रैल 1927 को चंद्रशेखर जी का जन्म हुआ था। वे समाजवादियों के प्रसिद्ध नेता थे। वे पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कभी कोई सरकारी कार्यालय नहीं संभाला। साथियों ये वाली लाइन आपको याद रखना है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री का नाम बताओ। वे पहले प्रधानमंत्री ऐसे थे साथियों जिन्होंने कोई भी सरकारी कार्यालय आज तक नहीं संभाला था, तो उनका नाम याद रखना के चंद्रशेखर। तो इस प्रश्न से इतनी जानकारी आपको याद रखना है। साथियों अगला प्रश्न है आपके सामने, जिनकी आत्मकथा बिलीव व्हाट लाइव एंड क्रिकेट टीच मी मई 2021 में रिलीज होगी। साथियों वो आत्मकथा बताना किनकी आत्मकथा है, तो इसका जो राइट उत्तर है साथियों सुरेश रैना की आत्मकथा है साथियों, जो मई 2021 में रिलीज होने वाली है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सी वाला ऑप्शन। आगे अगर बात करें सुरेश रैना की आत्मकथा और इसका नाम आपको याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट
एंड क्रिकेट टॉन्ट मी। साथियों इसका जो अनावरण होगा वो मई 2021 में किया जाएगा। इस किताब में उन्होंने अपने जीवन की यात्रा के दौरान आई चुनौतियों के बारे में लिखा है। साथियों तो आप लोगों से भी मैं यही गुजारिश करना चाहूँगा कि आप भी एक दिन पढ़ लिख कर बहुत अच्छे इंसान बने और बाद में आपकी आत्मकथा भी इस प्रकार से लॉन्च हो साथियों, और आप भी अपनी जो पढ़ाई की यात्रा है साथियों या जीवन की यात्रा है इस दौरान जो भी आप लोगों को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है उसके बारे में आप भी बताएं। तो यही आशा हम लोग आपसे करते हैं साथियों। इस प्रकार आगे बात करें कि इस पुस्तक में क्या है साथियों। इस पुस्तक में उन्होंने अपने क्रिकेटिंग करियर में उतार चढ़ाव के बारे में भी लिखा है साथियों। तो सिर्फ आप लोगों को इनकी आत्मकथा का नाम याद रखना है। इनकी आत्मकथा का नाम क्या है? आत्मकथा है साथियों बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टीच मी। मई 2021 में इसका ये रिलीज होने वाली है। तो प्यारे साथियों बढ़ते हैं आज। तो साथियों आज के सेशन में हम लोग इतना ही रखेंगे। अब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे साथियों कि अगर प्रतिदिन करंट अफेयर्स भी आपके सामने आए तो आपको कैसा लगेगा, क्या आपको करंट अफेयर्स समझ में आया, और जो हमारी रिवीजन क्लासेस चल रही है साथियों क्या आप लोगों को कहीं ना कहीं इसका थोड़ा भी फायदा हो रहा। साथियों यदि आपको थोड़ा भी फायदा हो रहा तो कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं। और उसके बाद क्लासें यदि आपको अच्छी लग रही है साथियों क्लासों को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और यदि चैनल पर नए आए हो साथियों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि साथियों चैनल सब्सक्राइब करने से आप लोगों को सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाएगा। तो साथियों आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे और पुनः मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक जय हिंद जय भारत।